नमस्कार दोस्तों। एनवीआर लॉ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी मित्रों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि एनवीआर लॉ क्लासेस की ओर से आईपीसी पर एक लेक्चर सीरीज की जा रही है। उसी लेक्चर सीरीज के भाग में आज हम अगली धारा सेक्शन 3 का अध्ययन करेंगे। देखते हैं सेक्शन 3 क्या कहता है। देखिए, हमने धारा 2 में पढ़ा है कि भारत के अंदर विद इन इंडिया जो क्राइम होंगे, जो अपराध होंगे, उनका जो उनका जो परीक्षण होगा, ट्रायल होगा, जो दंड दिया जाएगा वो आईपीसी के अंतर्गत ही दिया जाएगा। अब अगर कुछ अपराध ऐसे हैं जो भारत की सीमाओं से बाहर किए जा रहे हैं तो उनके बारे में क्या होगा। तो उसके लिए धारा 3 और 4 हमें समझाती है। वैसे तो सामान्य रूल ये है कि जहाँ अपराध घटित होता है वहीं पर उसका परीक्षण होता है, ट्रायल होता है, और सामान्यतः किसी देश की विधि दूसरे सॉवरन कंट्रीज़ की विधि पर ओवरराइडिंग नहीं होती। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिन परिस्थितियों में भारत से परे अगर कोई अपराध करता है तो उसके विषय में भी आईपीसी में कुछ प्रावधान बताए गए हैं, जिसमें धारा 3 बात करता है भारत से परे जो अपराध किए गए हैं उनके संबंध में क्या कहती है धारा 3, देखते हैं। देखिए, धारा 3 कहती है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। तो कह रहा है कि अपराध जो किए हैं वो कमिटेड तो हुए हैं भारत से परे, यानी कि भारत से बाहर, बट विच बाय लॉ, इसमें महत्वपूर्ण बात है, बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। तो कोई विधि है जिस विधि के अंतर्गत उस अपराध को भारत के अंदर परीक्षित किया जा सकता है और वैसे अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। देखते हैं धारा का अंदरूनी भाग क्या कहता है। ये कह रहा है कि एनी पर्सन लायबल, महत्वपूर्ण चीज है, एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। ये कह रहा है कि भारत से परे किए गए अपराध के लिए कोई व्यक्ति, देखिए यहाँ शब्द आया है कोई व्यक्ति, और हमने धारा 2 में शब्द पढ़ा था प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है। तो अब यहाँ जो बात आ रही है ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी जो कि किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। भारत से बाहर परे किए गए प्रत्येक अपराध के लिए हम किसी भी व्यक्ति को उठा के यहाँ नहीं ला सकते। मेन मुद्दा है कि वो व्यक्ति पात्र होना चाहिए भारत में सुनवाई के लिए। धारा 3 केवल और केवल ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करती है, और ये धारा 3 एक लीगल फिक्शन का भी निर्माण करती है, जिसमें ये माना जाता है कि जो अपराध वो जो भारत के बाहर किया गया था, इस संहिता के उपबंधों के अनुसार वो ऐसे ही बरता जाएगा मानो कि वो अपराध विद इन इंडिया यानी कि भारत के अंदर ही किया गया हो। तो लीगल फिक्शन है, वैसे तो वो बाहर किया जा रहा है लेकिन उसको ऐसे ही माना जाएगा जैसे कि वो भारत के अंदर ही किया गया हो। एक एग्जाम्पल के हिसाब से इस धारा 3 को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपका कोई विदेशी मित्र आपके पास आया हुआ है और आपने उसे एक चिट्ठी बना के दी कि भाई आपके देश में मेरा एक मित्र बी रहता है, आप उसे जाके ये चिट्ठी दीजिएगा तो वो आपको $10,000 पे कर देगा, ठीक है। और अब उस व्यक्ति ने क्या किया, वो चिट्ठी ली और अपने देश को चला गया जहाँ उसका वो दोस्त रहता है। वहाँ जाके उसके मन में कुछ बदनीयती आई और उसने क्या किया,
उसने सोचा कि ये 10,000 का जो नोट बना के दिया है, इस नोट में एक जीरो और मैं ऐड कर लूँ तो 10,000 की बजाय नोटों की संख्या बढ़ जाएगी, और इस प्रकार वो उसमें एक जीरो और ऐड कर लेता है। तो देखिए, चूंकि अब नुकसान किसको होने जा रहा है? नुकसान उसको होने जा रहा है जिसने चिट्ठी लिख के दी है, क्योंकि वो जो उसके बिहाफ पे पैसा पे करेगा वो तो फिर उससे $1,00,000 ही मांगेगा ना। अब विक्टिम भारत में हो गया, अब फॉर्जरी उसने की कहाँ? जाके भारत से परे। लेकिन सीआरपीसी की धारा 187 और 88 के अनुसार ऐसे व्यक्ति भी भारत में परीक्षण के पात्र हैं, उनको भारत में उनका ट्रायल किया जा सकता है। और इसमें अब मान लीजिए वो तो बाहर चला गया, उसने अपराध बाहर किया है, लेकिन चूंकि वो फोर्जरी उसने ऐसे व्यक्ति के संबंध में की है जिसका संबंध भारत से है, विक्टिम भारत में बैठा हुआ है, तो धारा 3 अप्लाई हो जाएगी और ये माना जाएगा कि मानो कि उसने वो फोर्जरी भारत के अंदर ही की हो, और उसको धारा 3 के अनुसार उसका परीक्षण यदि उसे वहाँ से भारत में प्रस्तुत किया जा सकता हो। प्रस्तुत करने के लिए आप जानते हैं कि एक्स्ट्राडिशन एक्ट के अनुसार ऐसे व्यक्ति को भारत में प्रत्यर्पित कराया जाएगा और फिर वो वहाँ से लाकर उसका ट्रायल धारा 3 के अनुसार आईपीसी के तहत यहाँ पर चलाया जा सकता है। इस संबंध में हम धारा 187, 188 सीआरपीसी और एक्स्ट्राडिशन एक्ट जो है 1962 का, उसके अकॉर्डिंग वो व्यक्ति, तो वो भारतीय विधि के अनुसार जो शब्दावली इस धारा में आ रही है, तो भारतीय विधि के अनुसार उस व्यक्ति का यहाँ परीक्षण किया जा सकता है धारा 3 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं धारा 4 क्या कहता है। धारा 4 बात कर रहा है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। ये कह रहा कि द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अप्लाई आल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय। इसमें 3 पार्ट इन्होंने दिए हैं 1, 2, 3 करके। पहला पार्ट कह रहा है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। ये कहता है कि 4 का जो सब क्लोज 1 है वो कह रहा है कि भारत का कोई नागरिक यदि विदेश में कोई अपराध कारित करे तो उस पर वहाँ किए गए अपराध के लिए भी आईपीसी का क्षेत्राधिकार लागू होगा। यानी कि आईपीसी आपके साथ साथ चलेगी। अकॉर्डिंग टू 4(1) ऑफ सेक्शन 4(1) ऑफ आईपीसी आपके साथ साथ चलेगी। आप दुनिया के किसी भी कोने में आईपीसी के प्रतिकूल कोई अपराध कर लें, आपको आईपीसी के प्रावधानों के अनुसार ट्रायल करके आपको दंडित किया जा सकता है। तो 4(1) स्पष्ट आपको समझ आ गया कि आप दुनिया के किसी कोने में, देखिए 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जिस देश में आप अपराध कर रहे हैं उस देश की जो विधि है उसके अंतर्गत आपका ट्रायल वहाँ किया जा सकता है। पर मान लीजिए आप वहाँ अपराध करके और भारत में वापस भाग आए, यहाँ बच गए, वहाँ से बच के निकल के आके यहाँ भाग आए, तो फिर 4(1) आप पे लागू हो जाएगी। ठीक है। और इस 4(1) के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ और यहाँ समझने लायक है, जो आवश्यक है, वो इसमें अपराध शब्द की एक बात और यहाँ बहुत क्लियर कट है। वो ये कह रहा है कि भले ही आपका वो कृत्य जो आपने विदेश में किया है वो वहाँ अपराध की श्रेणी में ना आता हो। कुछ अपराध ऐसे हैं कि हमारे देश में अपराध हैं, कुछ देशों में वो अपराध नहीं है। जैसे कि सट्टेबाजी का अपराध हमारे यहाँ इलीगल है सट्टेबाजी, और कुछ देश हैं जिन्होंने सट्टेबाजी को लीगल किया हुआ है। तो आप अगर दूसरे देश में जाके भी सट्टेबाजी करते हैं
तब भी 4(1) के अनुसार आपको भारत में उस अपराध के लिए यहाँ ट्रायल किया जा सकता है। चूँकि इसका जो स्पष्टीकरण इसका जो स्पष्टीकरण 1 है वो कह रहा है कि द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन 1 है वो 4(1) का विस्तार है। ये बता रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि वो बात जो आपने विदेश में जा की है वो वहाँ अपराध होगी तभी आपको यहाँ ट्रायल किया जा सकता है। इस बात का कोई मायने नहीं है दोस्तों कि वो बात वहाँ अपराध है या नहीं है। अगर वो आईपीसी के प्रतिकूल कोई कृत्य आपने किया है तो आपको यहाँ सेक्शन 4 सब क्लोज 1 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ परीक्षित किया जा सकता है, ट्रायल किया जा सकता है और आपको सज़ा भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा एविडेंसेस क्या आपके खिलाफ प्रस्तुत किए गए, किस प्रकार आपका ट्रायल चला, वो तो फ्री एंड फेयर ट्रायल की व्यवस्था है, उसके अनुसार ही होगा। इस 4(1) के अनुसरण में ही इस धारा 4 का जो इलस्ट्रेशन है वो भी समझने योग्य चीज़ है, उसको भी समझ लेना चाहिए। इसमें इलस्ट्रेशन में दिया गया है कि ए हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन युगांडा, he can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found। तो अभी एक चीज़ बहुत अगली महत्वपूर्ण आ जाती है कि भाई वो विदेश में अपराध करके कोई, चलो मान लीजिए भारत में भाग भी आया, तो उसका परीक्षण करने का स्थान, ट्रायल कहाँ उसका चलेगा, क्षेत्राधिकार किस कोर्ट को होगा जो कोर्ट उसका संज्ञान लेगी। सामान्यतः हमारे यहाँ तो जहाँ अपराध होता है उसी क्षेत्राधिकार के जो मजिस्ट्रेट होते हैं उसका संज्ञान लेते हैं और उसी अनुसरण में प्रक्रिया चलती है। लेकिन क्योंकि 4(1) में तो अपराध कहाँ हो रहा है, अपराध बाहर हो रहा है, इंडिया में अपराध नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में इसका इलस्ट्रेशन क्लियर करता है कि यदि कोई भारत का नागरिक किसी देश, अन्य देश में हत्या करके भारत के किसी स्थान पर वापस आ जाता है तो वो जहाँ यहाँ गिरफ्तार हो, जहाँ वो पाया जाए, वो ही कोर्ट ऑफ एरिया ऑफ कोर्ट जो भी होगा, जिस एरिया में वो पाया जाएगा उसी एरिया की कोर्ट उसकी सुनवाई करेगी और उसके लिए हत्या के लिए ट्रायल उसका चलाया जाएगा और उसको यदि पर्याप्त सबूत उसके खिलाफ मिलते हैं तो उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4(1) आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं 4(2। देखिए 4(2) भी बड़ा महत्वपूर्ण है, समझने लायक है। कि 4(2) कह रहा है कि एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया wherever it may be, wherever it may be। देखिए इसमें धारा 4(2) में ये बताया गया है कि भारत में पंजीकृत कोई जलयान या कोई वायुयान, मेनली आप समझ गए कि उसका पंजीकरण भारत में होना चाहिए। जिस प्रकार हम अपनी गाड़ियों का पंजीकरण कराते हैं अपने आरटीओ के यहाँ, उसी प्रकार इस संबंध में जो हमारे देश के जलयान हैं, वायुयान हैं, उनके भी पंजीकरण की व्यवस्था होती है। और वो अगर भारत में पंजीकृत हैं तो वो दुनिया के किसी भी स्थान में हो, किसी भी कोने में हो, वहाँ अगर उन पर कोई अपराध किया जाएगा तो वो अपराध ऐसे ही माना जाएगा कि मानो वो भारतवर्ष में ही किया गया हो। क्योंकि जो जलयान है और वायुयान है उनका संबंध कहाँ से है, उनका संबंध भारतवर्ष से है। और आप ये समझिए कि जलयान या वायुयान चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, कहीं हो, और उस पर एनी पर्सन शब्द है। एनी पर्सन शब्द का मतलब है कि किसी भी देश का नागरिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध इस प्रकार के जलयान या वायुयान पे करेगा तो आईपीसी धारा 4(2) के अनुसार उस पर अप्लाई हो जाएगी और उसको भारतवर्ष में विचारित और दंडित किया जा सकेगा। देखिए 4(2) का कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा जलयान है और वो जो वायुयान है, वो जलयान समुद्र में चलता है, वायुयान हवा में चलता है। तो जलयान पर जब भारत का झंडा लग गया, क्योंकि वो भारत का पंजीकृत जलयान है,
तो वो जो उसका एरिया है उस जलयान का, आप ये मानिए कि वो चलता फिरता टापू है, और उस पर वो भारत का एक तरह से भूभाग ही मानिए उसको। तो वो चाहे अमेरिका में हो, चाहे ब्रिटेन में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, दुनिया के किसी कोने में हो, वो कह रहा है रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। तो वेयर एवर इट मे बी के अकॉर्डिंग वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। वैसे ही हवाई जहाज है, कहीं पर भी हो, अगर भारत में पंजीकृत है, उस पर कोई व्यक्ति एनी पर्सन में दुनिया के किसी भी देश का नागरिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो धारा 4(2) के अनुसार उसको दंडित, विचारित और दंडित भारतवर्ष में किया जा सकता है, अगर उसकी उपस्थिति यहाँ सुनिश्चित की जा सके और उसके विरुद्ध पर्याप्त एविडेंसेस माननीय न्यायालय को मिल जाए। ठीक है जी, 4(2) क्लियर। अब देखते हैं 4(3) क्या कहता है। 4(3) एक्चुअली कंप्यूटर से संबंधित अपराधों के विषय में है, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया है बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008, और इसका ये एक्ट नंबर 10 ऑफ 2009 और सेक्शन 51A फर्स्ट के अनुसार, और ये 27/10/2009 से प्रभावी है भाई। तो ये कह रहा है कि एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। तो ये एक तरह से आप ये समझ लो, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि जैसे फिशिंग आदि के कोई अपराध होते हैं, आप कोई व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के और यहाँ किसी कंप्यूटर को टारगेट करके कोई अपराध करता है, तो उस अपराध के लिए धारा 4(3) अप्लाई हो जाएगी, और वो व्यक्ति एनी पर्सन का मतलब है कि वो किसी भी देश का नागरिक हो सकता है। ठीक है, उसको ऐसे अपराध के लिए 4(3) के अकॉर्डिंग उसका ट्रायल और उसको पनिश इंडिया में किया जा सकता है। फिर वही शर्त है कि यदि उसको यहाँ प्रोड्यूस किया जा सके, कोर्ट के समक्ष पेश किया जा सके, उसके खिलाफ एविडेंसेस पेश की जा सके, वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। लेकिन 4(1)(2)(3) आपको ये समझाता है कि भारत भूभाग के बाहर भी आईपीसी किस प्रकार लागू होगी। ठीक है जी, तो इसका जो स्पष्टीकरण 2 है उसमें अभिव्यक्ति कंप्यूटर साधन को समझाया गया है, और इसमें बताया गया है कि अभिव्यक्ति कंप्यूटर साधन का वही अर्थ होगा जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड ट में दिया गया है। तो इस तरह से आपका ये धारा 4 कंप्लीट होता है। देख लेते हैं कि धारा 5 क्या कहता है। धारा 5 ये कह रहा है कि कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। ये कह रहा है कि सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। एक तरह से सेविंग क्लॉज जैसे आप कह सकते हैं कि ये कुछ जो एक्ट हैं, अगर वो एक्ट प्रभावी होंगे तो फिर वो प्रभावी होंगे, उनका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, वहाँ आईपीसी प्रिवेल नहीं करेगी। वो स्पेसिफिक इसमें जो बात बताई गई है उसे देख लेते हैं। धारा 5 कहती है दोस्तों कि नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ any act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of the government of India or the provisions of any special or local law। देखिए, मेनली धारा 5 ने 3 चीज़ें इंगित की हैं। एक तरह से तो एक तो ये सेना विधियों की बात कर रहा है। सेना विधियों में जो कि एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, ऑफिसर्स कौन, सेना के अधिकारी, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन, ये सब भारतीय थल सेना, वायुसेना और जल सेना, नौसेना के संबंध में बात कर रहा है। और दूसरा ये कह रहा है कि अगर कोई अन्य स्पेशल, कोई विशेष विधि है या कोई स्थानीय विधि है, तो उन पर उनके प्रभाव को ये धारा 5 के अनुसार आईपीसी प्रभावित नहीं करेगी। अगर स्पेसिफिकली कहीं कोई वो एक्ट लागू होने हैं तो धारा 5 वहाँ आपको किसी भी प्रकार का
कोई समस्या उत्पन्न नहीं करेगी और ये उन पर प्रभाव नहीं डालेगी। वो आपके स्पष्ट रूप से, जैसा कि वो स्पेशल एक्ट हैं या लोकल एक्ट हैं या सैन्य विधि हैं, वो इससे मुक्त रहेंगी, आज़ाद रहेंगी। आईपीसी उन पर ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं रखेगी, ये धारा 5 कह रही है। तो दोस्तों, ये आपको आज हमने धारा 3, 4 और 5 का अध्ययन कराया। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अवश्य बताएं। और जिन साथियों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी ये बात, हमारी ये वीडियो पहुंच सके। आज की क्लास में इतना ही, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।